अरे अरे, कहाँ ले जा रहे हो बैल? बात हुई ना वापस। अब ये बैल वापस नहीं बंधेंगे। अरे मूल तो मूल, पिछले 2 महीने से तुमने सूद भी नहीं चुकाया। मुझे भागन पर तरस खाओ लाला। मेरे बैल ले जाओगे तो मेरा खेत कौन जोतेगा? अरे तेरी मदद तो हम करने को तैयार हैं, मगर तू मानती कहाँ है? कसम लक्ष्मी मैया की, अगर तू हाँ कहे तो तुझे सर से पैर तक सोने में लाद दूं। लाला, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ले जाओ बैलों को। ठहरो लाला, सूद और मूल मिलाकर कुल कितनी रकम है लाला? क्यों, अब इसके साथ हमदर्दी तुम करोगे? जितनी गंदगी आदमी के पेट में नहीं, उतनी तुम्हारे दिमाग में है लाला। लेकिन मुझे तुम पे गुस्सा नहीं, दया आती है, क्योंकि तुम आदमी का जन्म लेकर भी कुत्ते हो। खाता खोलकर हिसाब बताओ। 2000 मूल के और सूद अलग। 2000? ठीक है, अपने खाते पे चौकड़ी मारो और अपने आदमियों से कहो कि बैलों को वापस बांधें। पूरे 1.25 तोले की है और नग की कीमत अलग। नहीं 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 बाबूजी, मैं ये आपको करने नहीं दूंगा। अरे गोपाल, अरे इतनी वफादारी भी किस काम की जो तुझे अपनी मजबूर बहन पर भी तरस न आए। लाला को अंगूठी दे दो। अरे दे दो ना, बुजुर्गों का कहना मानो। लाओ। बैलों को बांध दो वापस। ठाकुर साहब, आपने मुझे भागन पर चूक कहा। कुछ मत बोल तुलसी। अरे भगवान ने बहुत कम लोग ऐसे बनाए हैं जो किसी दूसरे के काम आ सकते हैं। ये उसकी बहुत मेहरबानी है मुझ पर। अरे गांव की सारी औरतें तुझे देवी समान पूछती हैं। ये उपकार मैंने तुझ पर नहीं, खुद पर किया है। ठाकुर साहब, हाँ, डैडी, डैडी, देखिए सारे गांव में सिर्फ मेरी ही पतंग उड़ रही है। दूसरे जो लड़के पतंग उड़ा रहे थे, मैंने उनसे कह दिया, सालों अगर मेरी पतंग काटी तो एक एक की खोपड़ी काट दूंगा। उल्लू के पट्टों ने डर के मारे अपनी पतंगें उतार ली। इस गांव के लोग कितना डरते हैं हमसे। लेकिन बेटे, गांव में एक ऐसा आदमी भी है जो हमसे बिल्कुल नहीं डरता। आप उस ठाकुर की बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, मेरी मुराद उसी कमीने से है। अरे आप क्यों उसकी फिक्र कर रहे हैं? याद है पिछले साल जब हरिराम का कर्जा चुकाकर उसने हमें उसके खेत छीनने से रोक लिया था, तब आपने क्या कहा था? क्या कहा था? आपने कहा था, बेटा राजेश फिक्र मत कर, हर ऊंट एक ना एक दिन पहाड़ के नीचे आता है। लेकिन ना जाने इस ऊंट को पहाड़ के नीचे किस दिन लाएगा भगवान। माँ जी, माँ जी, क्या हुआ गोपाल? तुलसी का कर्ज चुकाने के लिए बाबूजी ने अपनी अंगूठी लाला को दे दी। तो क्या हुआ? तुलसी तुम्हारी बहन ही तो है। अरे बहन है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं कि बाबूजी पूरा घर लुटा दे। सारी दुनिया मेरा मेरा कर रही है और एक ये है कि तेरा तेरा करने में लगे हैं। जी तो करता है कि एक दिन बाबूजी को कोने में खड़ा करके ऐसा सबक सिखाएं कि दान पुण्य के अक्षर तक भूल जाए। क्यों रे गोपाल, क्या कह रहा है? आपकी तारीफ कर रहा था कि भगवान ने आपको ऐसा दिल दिया है कि समुद्र भी कुआं नजर आता है। झूठ, बिल्कुल झूठ। मैं कोई तारीफ वारीफ नहीं कर रहा था, ठोक पीट के बुराई कर रहा था। अरे आप दोनों को अपनी नहीं सूझती ना सूझे, कम से कम जीवन भैया का तो ख्याल कीजिए। ले दे के जो कुछ बचा है वो अपने बेटे के लिए तो छोड़ दीजिए। गोपाल,
बुजुर्ग कह गए हैं कि अपनी औलाद के लिए कुछ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। अगर सपूत होगा तो खुद कमा लेगा, और अगर कपूत होगा तो सब कुछ लुटा देगा। और फिर तुम्हारा जीवन भैया तो ऐसा होनहार लड़का है कि भगवान ऐसा बेटा दुश्मन को दे तो दुनिया से दुश्मनी नाम की चीज ही मिट जाए। वो अच्छे हैं इसलिए तो आप दोनों को उनकी फिक्र नहीं है, पर आने दो उन्हें। जैसे ही वो पुलिस अफसर बनकर आए, आप दोनों को दान धर्म के जुर्म में अंदर करवाऊंगा। Congratulations, my boy. Congratulations. थैंक यू सर। कहाँ के रहने वाले हो बरखुरदार? राजपुरा का सर। अरे वाह, मुझे तो देखते ही पहचान लेना चाहिए था कि इस तरह का जौहर सिर्फ राजपुरे का पानी दिखा सकता है। वेरी गुड। सर आप भी राजपुरा के रहने वाले हैं? काफी समझदारी की बात की है जनाब ने। दिस इज माय डॉटर नीनू। नलनी। सॉरी, नलिन। हेलो। आपने इन्हें बता दिया ये कल शाम का खाना हमारे साथ खा रहे हैं? सर वो मैं। हाँ, अगर आप शाम को हमारे यहाँ खाना खाने आएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। जी सर, थैंक यू। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। अंदर आइए साहब, हमारे साहब आने ही वाले हैं। अभी अभी उनका फोन आया था। आप क्या लेंगे, ठंडा या गरम? थैंक यू, कुछ नहीं। अजी कैसे हो सकता है, आप पहली दफा हमारे घर तशरीफ लाए हैं, कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। मैं आपके लिए ठंडा पानी लेकर आता हूँ। साहब, आप वहां क्या कर रहे हैं? अरे बताता हूँ, पहले इस कुत्ते को यहाँ से भगाओ। ये कुत्ता नहीं है साहब, ये तो डॉग है। कुत्ता देसी होता है, ये वलायती है। हाँ हाँ, जो भी है, पहले इसको यहाँ से भगाओ भाई। मैं इसे साथ ले जाता हूँ। ओह हाँ, याद आया, नल्ली मेम साहब ने आपको ऊपर बुलाया है अपने कमरे में। चलो वलायती बाबू।
नलिनी जी, आपने मुझे इधर आओ। जीवन बताओ, इनमें से मैं किस ड्रेस में सबसे ज्यादा खूबसूरत लगूंगी? खूबसूरत तो मैं वैसे भी लगती हूँ, मगर तुम्हारी पसंद जान लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ सारी जिंदगी गुजारनी है। जी? शादी होगी तो किसी पुलिस इंस्पेक्टर के साथ, वरना उम्र भर कुंवारी बैठी रहना। अब यार माफ करना, उम्र भर कुंवारी बैठे रहना अपने बस का रोक तो है नहीं। इतने में तुम दिख गए, सोचा अच्छी लड़कियों को अपने डैडी की बात मान ही लेनी चाहिए। तो मैंने तय किया कि मैं अपना जीवन यानी कि तुम्हारे साथ गुजारूंगी। हाँ, तो मैं कौन सी ड्रेस पहनूं? जी मेरी मानिए तो इनमें से कोई भी ड्रेस मत पहनिए, बल्कि वो जो पहना हुआ है ना उसे भी उतार दीजिए। यू बदमाश! सॉरी, आने में कुछ देर हो गई। दरअसल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग निकल आई थी। आओ चलें। कम ऑन बॉय। सो जीवन, तुम्हें आए कितनी देर हो गई? जी यही कोई घंटा आध घंटा। हाय डैड। हेलो डार्लिंग। हाय जीवन। भाई जीवन को आए इतनी देर हो गई और तुमने अभी तक इसकी कोई खातिरदारी नहीं की? हाँ जी इन्होंने मेरी इतनी खातिरदारी की कि हाँ तो जीवन साहब, क्या कह रहे थे आप? जी यही क्या आप मेरी खातिरदारी कैसे करती? आपको तो मालूम ही नहीं था कि मैं आया हुआ हूँ। एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी। हाँ क्या बात है? सर आपने जो इनलार्जमेंट बनाने दी थी वो ले आया हूँ। थैंक यू। डैडी, किसका फोटो है ये? डाकू जागीर सिंह का। आसपास के इलाके में यही एक डाकू बचा है जो अभी तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया। डाकू जागीर सिंह। तिजोरी की चाबी निकाल। दुर्जन, तिजोरी से सारा माल निकाल लो। जागीर सिंह ये नहीं चाहता कि किसी औरत पर गैर मर्द का हाथ पड़े। अपनी पत्नी से कहो अपने जेवर उतार के लाखन के हवाले कर दे, लेकिन मंगलसूत्र रहने देना। बे नहीं नहीं, इसे मत उतारो, ये बच्चे की लंबी उम्र के लिए है। बच्चा जिए या मरे उससे मुझे कुछ नहीं लेना देना। लाखन, ताबीज रहने दे। लेकिन सरदार, मैं कहता हूँ ताबीज रहने दे लाखन। जागीर सिंह, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। सरदार, मैं ठीक हूँ, तू उनको रोक। लेकिन सरदार, तू उनको रोक। कौन हो तुम? जागीर सिंह। डाकू जागीर सिंह, यहाँ क्या करने आए हो? मैं आपकी शरण में आया हूँ। पुलिस मेरे पीछे। बस आज के दिन मुझे छुपा लीजिए, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। चले जाओ यहाँ से, मेरे घर में डाकुओं के लिए जगह नहीं है। मैं डाकू जरूर हूँ, लेकिन इतना बुरा इंसान नहीं हूँ। इंसानियत के नाते
आज मुझे पनाह दे दीजिए, सिर्फ आज के दिन। सुनिए, आज तक आपने किसी को वापस नहीं लौटाया। मान जाइए ना, शायद इसमें भी भगवान की कोई मर्जी हो। नमस्ते। नमस्कार। ठाकुर साहब, डाकू जागीर सिंह भागता इधर कहीं आया है। अच्छा, और मुझे उम्मीद है यहीं कहीं होना चाहिए। यहाँ? अगर आप इजाजत दें तो मैं यहाँ की तलाशी ले सकता हूँ। हाँ, शौक से लीजिए, आइए। थैंक यू वेरी मच। दरोगा जी, आप कैसे आना हुआ? जी वो ठाकुरान जी, मैं गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। ठाकुर साहब, आपको तकलीफ दी उसके लिए माफी चाहता हूँ। अरे तकलीफ काहेगी। नमस्ते जी। अच्छा, ठाकुर साहब, आज आप दोनों ने मेरी जान बचाई। मैं जिंदगी भर आपका ये एहसान भूल नहीं पाऊंगा। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि जिंदगी में एक बार आपका ये एहसान उतारने का मौका मिले मुझे। अगर मेरी जरूरत पड़ जाए तो पहाड़ी पर काली का मंदिर, वहां आकर 3 बार घंटी बजा दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जा रहे हो गुले गुलजार? जहन्नुम में। बहुत अच्छी जगह है, बैठो, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देती हूँ। थैंक यू, मुझे दौड़ने की आदत है। अब यार तुम बहसबाजी बहुत करते हो। जब मैं कह रही हूँ बैठ जाओ तो बैठ जाओ। अगर नहीं बैठा तो? वो तो हो नहीं सकता ना। हो जाए शर्त। कितने कितने की? इस बात की कि तुम आइंदा मुझसे कभी मिलने की कोशिश नहीं करोगी। वो तो हुई तुम्हारी बात, और अगर शर्त मैं जीत गई तो आइंदा मैं तुमसे बहस कभी नहीं करूंगा। मैं एक शरीफ खानदान की इज्जतदार लड़की हूँ, तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ प्लीज आकर बैठ जाओ। और एक तुम हो कि बीच बाजार में मेरी बेइज्जती कर रहे हो। की गल है कुड़िए? ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। ओए खोते दा पुत्रा, कुड़ी वेख के हाथ पाना तू? हाँ? क्यों बे, लड़की को छोड़ते शर्म नहीं आती? क्यों बे टपोरी के, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अबे ओ, सुबह सुबह बेवड़ा भी आई क्या? हाँ? अबे साले शर्म नहीं आती तुझे? मार और मार। अरे भाई साहब क्यों मार रहे हो? वो लड़की मजाक कर रही है भाई साहब। ओ मेरी चाची, तू जीती मैं हारा।
कहेंगे वैसा करेंगे, किस्मत में लिखी गुलामी है। अरे जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, किस्मत में लिखी गुलामी है। चल आज के दिन रात का वादा कर ले, एक बात अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, एक बात अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं, इस बात का वादा कर ले। चल आज के दिन रात का वादा कर ले, चल आज के दिन रात का वादा कर ले। क्या मजदूरों ने काम करने से इनकार कर दिया? हम तुम्हारे खेतों में काम नहीं करेंगे। क्यों भाई, हमारे खेतों में कौन से ऐसे कांटे उगाए हैं जो तुम लोग काम नहीं करोगे? कांटे खेतों में नहीं, तुम्हारे दिल में है। रुक जा बेटे, रुक जा। कोड़े मारने के लिए तो वक्त ही वक्त है, मगर पहले मुझे इनसे असल बात तो पूछ लेने दे। चलो तुम्हारी बात मानी, कांटे खेतों में नहीं हमारे दिल में सही, पर कोई ऐसी वजह तो होगी कि जिसने आज अचानक इन कांटों की चुभन तुम्हारे दिल में महसूस करवा दी। वजह है हमारी मजदूरी। सरकार ने कानून बनाया है कि हमें कम से कम 6 रुपए रोज मिलने चाहिए, और तुम देते हो 2 रुपए। अगर तुम हमारी मजदूरी नहीं बढ़ाओगे तो हम तुम्हारे खेतों में काम नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। मजदूरी क्यों भाई, बाकी लोगों का भी यही फैसला है? बोलती क्यों नहीं? क्या हो गया तुम लोगों की जुबान को? इन लोगों की जुबान को कुछ नहीं हुआ है, मगर तेरी जुबान को जरूर कुछ हो गया है। आहिस्ता मार बेटे, आहिस्ता मार। तू तो सचमुच इसकी बखियां उधेड़ देगा। अरे पहले इससे ये तो पूछ कि इसके खामोश मुंह में जबान किसने डाली? क्यों बे हरामजादे, डैडी क्या पूछ रहा है? किस कुत्ते ने तेरे मुंह में भापू डाला? बोल बे। ठाकुर, गंगा प्रसाद ने ये बात अपने मजदूरों को बताई थी। डैडी, मैं अभी उस कमीने से निपट कर आता हूँ। वो खुद को भला बताने के चक्कर में हम सबको बुरा जताने पर तुला हुआ है। जा बेटा जा, आज जितनी खरी खोटी सुनानी हो सुना, बाद में मैं निपट लूंगा। कहूंगा कि बच्चा है, गलती हो गई। अरे तुम लोग खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर खेतों में अपना अपना काम करो। चलो, सिवाय राम लखन के, नाम का राम और रावण के काम। आओ। देखिए ठाकुर साहब, मैं आपसे सीधे सीधे ये कहने आया हूं कि अगर आप अपने आप को बड़ा आदमी नहीं समझते तो मत समझिए। कम से कम छोटों को इतना सर तो मत चढ़ाइए कि वो अपनी औकात भूल जाए। मैंने तुम्हें कब इतना सर पे चढ़ाया कि तुम अपनी औकात भूल गए? मतलब ये है राजेश कि अगर बड़ों से बात करने का सलीका तुम्हें नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। अरे सलीका वलीका गया भाड़ में। देखो ठाकुर, तुम्हारी इन बेहुदा बातों की वजह से ये साले छोटी जात के लोग हमारे सामने मुंह खोलने लगे। आज अगर मैं अपना मुंह खोल रहा हूं तो इसलिए कि अगर तुमने अपने तरीके नहीं बदले तो मुझे अपने तेवर बदलने पड़ेंगे। देखो राजेश, तुम्हारी उम्र मेरे बेटे के बराबर है। अगर मेरा बेटा किसी से तुम्हारी तरह पेश आता तो मैं उसे इतना मारता कि दुनिया की मार भी किसी को इतना नहीं मार सकती। अब इससे पहले कि मैं ये भेद समझूं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, यहां से निकल जाओ। जाता हूं मगर इतना याद रखना
इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। सच? लड़की बहुत खूबसूरत है माँ। तुझसे भी ज्यादा? अरे माँ, तुम उसे देखोगी तो देखते ही रह जाओगी, और मुझे यकीन है तुम्हें वो जरूर पसंद आएगी। अरे पगले, तेरी पसंद से क्या कभी तेरी माँ को इनकार हो सकता है? और तुम मेरी पसंद की दाद दोगी माँ। माँ, लड़की भी अपने गांव की है। पूछो कौन? कौन? वही जिसके साथ आपने और बाबूजी ने मेरी शादी बचपन में तय कर दी थी। ओह। माँ, मुस्कुराने से कोई काम नहीं होगा। जल्दी से कागज और कलम उठाओ और अपना फैसला सुनाओ, ताकि मैं आपका फैसला अपनी नलनी को सुना सकूं। अरे भाई, किसकी चिट्ठी आई है? किसकी चिट्ठी है? जीवन की चिट्ठी है। अच्छा, उसने शहर में एक लड़की पसंद कर ली। क्या? अरे घबराने की जरूरत नहीं है, ये वही लड़की है जिससे हमने उसकी शादी बचपन में तय की थी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। हो गया। लो दिखाओ। लेकिन मैंने माँ जी को सब कुछ लिख दिया था। क्या लिखा था तुमने? यही कि लड़की की 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, सर पर घने भूरे बाल हैं, 2 हाथ हैं, और उन 2 हाथों के बीच मुझे एक प्यार करने वाला दिल भी है। अब ना मैं उसे छोड़ सकता हूँ, ना वो मुझे। फिर माँ ने इनकार क्यों कर दिया? उनकी मर्जी। शायद उन्हें तुम्हारा ये मॉडल पसंद नहीं आया। दरअसल गलती मेरी है, मैंने खामखा तुम्हारी हाइट भी लिख दी। क्या उन्हें मेरी ऊंचाई कम लगी? वो तो मैं तुम्हें 6 इंच की सैंडल पहनाकर लेवल कर लूंगा। मैं तो तुम्हें हर तरह से एडजस्ट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन माँ नहीं करेगी। मैंने अपनी पसंद बतलाई तो माँ ने अपनी पसंद की हुई लड़की की तस्वीर भेज दी। अब एक तरफ तुम हो और एक तरफ ये तस्वीर। अरे माँ की पसंद तो देखती जाओ, ये तस्वीर भी तुम्हारी तरह खूबसूरत है। पसंद आई? रोज रोज आँखों तले, रोज रोज आँखों तले, ला 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 ला, रोज रोज आँखों तले, एक
राजी है, बेचारे से कुछ ख्वाबों की नींद उड़ा दी है। रोज रोज आंखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले। रोज रोज आँखों तले एक ही सपना चले, रात भर काजल जले, आँख में जिस तरह ख्वाब का दिया जले। अरे गोपाल, तू आज सुबह सुबह बहन की याद कैसे आ गई? क्या हुआ? तू कुछ बोलता क्यों नहीं? जीजा जी की याद आ गई। आज ही के दिन वो हम सबको छोड़कर चले गए। आज के दिन की याद ने बाकी सारे दिनों को धुंधला बना दिया है। दीदी, कभी कभी मुझे ये भगवान का इंसाफ समझ में नहीं आता। अगर मारना था तो मुझे मार देते, कम से कम तुम्हें तो इस तरह जीना नहीं पड़ता। ये तूने कौन सा रिवाज निकाला है रे? प्यार जताकर बहन को रुलाना चाहता है। याद है तू जब छोटा था और जब मैं रोती थी मेरी आंखों के नीचे कटोरा रख देता था और कहता था दीदी खूब रो, तुम्हारे आंसू मुझे बहुत मीठे लगते हैं। और तब मैं रोना धोना भूलकर तुझे मारने के लिए दौड़ पड़ती थी। तो अब तू क्या चाहती है? मैं तुझे मारने के लिए दौड़ूं? जा पगले, तेरे हाथों में तो बड़ा ही प्रताप है तुलसी। एक ही बार में बच्चों की खांसी बुखार दूर हो जाता है। तभी गांव की औरतें किसी हकीम के पास नहीं जाती, सीधा तुलसी के पास आती हैं। ये मुझ तुलसी का नहीं, उस तुलसी पौधे का प्रताप है। मेरी मानो तो तुलसी नाम का ही प्रताप है। ले बेटे प्रसाद। ठहरो गोपाल, तुलसी के अंतिम संस्कार अभी नहीं होगी। पहले पुलिस इसके लाश की पोस्टमार्टम कराएगी ताकि मुजरिम का जुर्म साबित किया जा सके।
बाबूजी, मेरी बहन ने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये बेचारी तो पुण्य आत्मा थी। फिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? हाँ? बाजी, ये अभागन तो बचपन से ही दुख सहती रही। कहने को तो ये मेरी बड़ी बहन थी, पर मैंने हमेशा इसे बेटी की तरह समझा, हमेशा इसकी देखभाल की, बहुत प्यार किया, बहुत। इन्हीं हाथों से इसे शादी का जोड़ा पहनाया, इन्हीं हाथों से इसे विधवा की पोशाक ला कर दी, और आज इन्हीं हाथों से इसे कफन उड़ा दिया। ऐसा क्यों हुआ बाबूजी? ऐसा क्यों हुआ? गोपाल बेटे, मत रो बेटे गोपाल, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तू चिंता मत कर गोपाल, मैं उस लाला के बेटे को फांसी के फंदे तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। आप क्या कह रहे हैं दरोगा जी? आप होश में तो हैं? मैं वही कह रहा हूं लाला जी जो आप सुन रहे हैं। अगर आप अपने बेटे की जान इस मुसीबत से बचाना चाहते हैं तो ठाकुर को राजेश के खिलाफ गवाही देने से रोक लीजिए, क्योंकि एक वही शख्स है जो उस हादसे को मुकदमे की शक्ल दे सकता है। मैं उस कमीने ठाकुर की गर्दन जमीन में गाड़ दूंगा। क्या बकता है? बैठ जा। मुझसे मैं आदमी और वक्त का लिहाज ही नहीं करता। तू घबरा मत बेटा, लाला अपने लाल को कुछ नहीं होने देगा। आज वो दिन आ गया है जब ऊंट को पहाड़ के नीचे लाना ही होगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम्हारी तो औकात ही क्या है लाला? दुनिया की कोई भी ताकत मुझे तुम्हारे बेटे के खिलाफ गवाही देने से नहीं रोक सकती। दुनिया की कोई और ताकत रोक सकती हो चाहे न रोक सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगा। मैं अपने घर के चिराग को किसी भी सूरत से बुझने नहीं दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरा गांव क्यों ना फूंक देना पड़े। मैंने हमेशा दूसरे इंसानों की इज्जत की है लाला, लेकिन अगर मेरी चौखट पे तुम एक मिनट भी और ठहरे ना तो मुझे जिंदगी में पहली बार किसी इंसान की बेइज्जती करनी पड़ेगी। जाता हूं ठाकुर, मगर ये बात भूले से भी ना भूलना कि इस दफा तुम्हारा पाला पहली दफा डायरेक्ट लाला से पड़ा है। अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। सुनिए, सुनिए। अरे क्या हुआ? तू बोलती क्यों नहीं? आप सुनेंगे ना तो आपको भी यकीन नहीं होगा। क्यों? कोई अनहोनी हो गई है क्या? उस लाला ने हमारे मजदूरों पर कोई नया जुल्म किया है क्या? अरे बाबा, आजकल तो आपका दिमाग बस इन्हीं बातों में लगा रहता है। 3 दिन बाद हमारा बेटा जीवन घर आ रहा है। सच? हाँ। ऐसे क्यों देख रहे हो? देख रहा हूं कि अगर दिल में मोहब्बत हो तो आंखों में सारा जहां नजर आता है। तो फिर मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो? छोड़ के कहां जा रहा हूं? सिर्फ 3 दिन के लिए माँ बाबूजी के साथ दिवाली मनाने घर जा रहा हूं। तुम्हें मेरी आंखों में सारा जहान नजर आता है और माँ बाबूजी नजर नहीं आते? अरे गनीमत है कि वो नजर नहीं आते, वरना हनीमून के बाद तलाक के लाले पड़ जाएंगे। क्यों? क्यों क्या? अगर मुझे तुम्हारी आंखों में माँ बाबूजी नजर आने लगे तो मैं उनके सामने तुम्हारे साथ खाक कर पाऊंगा? छी गंदे। रॉकी, जानते हो ये जनाब मुझे 3 दिन के लिए छोड़कर जा रहे हैं। रॉकी, मैं 3 दिन के लिए अपने माँ बाप से मिलने जा रहा हूँ। क्या ये मेरा इंतजार 3 दिन के लिए नहीं कर सकती? मुझसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, वरना 3 दिन तो क्या, मैं 3 जन्म भी तुम्हारा इंतजार कर सकती हूँ। क्या बात कही है मेरी जान। इसी बात पर दिवाली मुबारक।
सुनते हो? तू भी नहीं सोई? बेटे के आने की खुशी में नींद नहीं आ रही ना? खाली ये बात नहीं, मुझे मिट्टी के तेल की बू आ रही है। नहीं तो तू अब सो जा, सुबह से पहले तेरा बेटा आ जाएगा। जब तक रहेगा न खुद सोएगा न हमें सोने देगा, सारा घर सर पे उठा लेगा वो। क्या श्रावण कुमार हमारे बेटे से भी अच्छा था? तू अब चुपचाप सो जा। बेटे को माँ बाप की नजर सबसे पहले लगती है। उठे, उठे। जीवन भैया आग बहुत फैल चुकी है, रुक जाओ। जीवन भैया मत जाओ, छोड़ दो मुझे। माँ, माँ, बाबूजी आग कैसे लगी बाबूजी? ये आग कैसे लगी? जीवन भैया, ये आग लाला ने लगवाई है। नहीं, जल्दबाजी में कोई गलत काम मत कर बैठना। जल्दी से दरोगा को लेके आ, मरने से पहले मुझे अपना बयान देना है। आपको कुछ नहीं होगा बाबूजी, आप बहस मत कर, मेरे पास वक्त बहुत कम है। जा जा, जल्दी जा। गोपाल, तू माँ बाबूजी को अस्पताल ले जा, मैं दरोगा को लेके आता हूँ। दरोगा साहब खाइए ना, खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे? जल्दबाजी में कोई गलत काम मत कर बैठना। जल्दी से दरोगा को लेके आ। इंस्पेक्टर साहब, आप और मैं सच चलिए, मेरे बाबूजी की हालत बहुत खराब है, वो बयान देना चाहते हैं। वो बयान देना चाहते तो मैं क्या करूं? मैं अपनी ड्यूटी पर नहीं हूं। तुम एक काम करो, कल सुबह पुलिस स्टेशन आ जाना, तब देख लेंगे। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, उनका बयान लेना बहुत जरूरी है। मैंने कहा ना, कल सुबह पुलिस चौकी चले आना। तुम्हें अभी इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा।
तूने जानबूझकर रिपोर्ट लिखने में देरी की ताकि लाला कानून की पकड़ में ना आ सके। पहले मैं तुझसे निपट लूं दरोगा, फिर लाला को देख लूंगा। मैं गोली मार दूंगा तुम्हें। Are you sure? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं जीवन को पर्सनली जानता हूं। I don't believe this. तुम फौरन इस केस की पूरी रिपोर्ट तैयार करो और मेरे पास भेज दो। हाँ, मैं खुद इस केस की जांच पड़ताल करूंगा। ओके। क्या हुआ जीवन को? जीवन के माँ बाप आग में जलकर खत्म हो गए और जीवन के हाथों एक दारोगा का खून हो गया। तुम्हारे दर्शन के लिए माँ जी और बापूजी के फूल लाया हूँ। मैं कितना बदनसीब हूँ गोपाल। माँ बाप की सेवा तो दूर, मैं उनकी चिता तक को आग नहीं दे पाया, नहीं दे पाया। हाँ तो मिस्टर जीवन, आपने ये कैसे मान लिया कि आपके घर पे जो आग लगी थी उसमें लाला लालचंद जी का हाथ था? सारे गांव वाले जानते हैं, आप किसी से भी पूछ लीजिए। देखिए इस वक्त पेशी में गांव के बहुत से लोग खड़े हैं, आप जिनसे चाहें सबसे पहले उसी से पूछ लेते हैं। वो मोतीचंद बैठा है ना, आप उसी से पूछ लीजिए। और एक बात याद रखना, अगर तुम में से किसी ने मेरे या मेरे बेटे के खिलाफ गवाही दी तो समझ लेना कि तुम लोगों ने अपने बीवी बच्चों को आखिरी बार जिंदा देखा है। तुम चुप क्यों हो गए? जवाब क्यों नहीं देते? क्या जवाब दे साहब, हमें कुछ नहीं मालूम। मोती, तुमने खुद मुझसे कहा था कि लाला ने अपने आदमियों से हवेली में आग लगवाई थी। हमने कब कहा था? हमने कुछ नहीं कहा। हमें जाने दो सरकार, हम बीवी बच्चे वाले हैं, मेहरबानी करके हमें जाने दो सरकार। हमें कुछ नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम। वाकयाती शहादतों की रोशनी में ये बात साबित हो चुकी है कि मुलजिम जीवन ठाकुर ने इंस्पेक्टर मुरली राम का खून महज इत्तेफाक से नहीं बल्कि जानबूझकर किया है। मुलजिम कानून का होने वाला मुहाफिज था, इसके बावजूद भी उसने कानून के एक जिम्मेदार अफसर का जारहाना कत्ल करके न सिर्फ एक संगीन जुर्म किया है
बल्कि समाज के सामने एक बहुत ही गलत मिसाल कायम की है। लिहाजा ये अदालत मुल्जिम को मुजरिम करार देते हुए IPC दफा 302 के तहत सजाए मौत का हुक्म देती है। अगर मेरी जरूरत पड़ जाए तो पहाड़ी पर काली का मंदिर, वहां आकर 3 बार घंटी बजा दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। राजेश बाबू, आज मुझे मत रखो राजेश बाबू, मुझे जाने दो। हाँ देखो बाबू, मैं आपके पैर पड़ता हूँ बाबू, मुझे मत रोको बाबू, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। क्या बस साले, बजाय अपने एक रात के जीजे का साथ देने के उस हरामजादे जीवन का साथ दे रहा, क्यों बे? कमीने! भैया को चलो। इंस्पेक्टर, मैं जीवन से मिलना चाहता हूँ। लेकिन सर, जीवन को तो सेंट्रल जेल ले गए हैं। कब? यही कोई 4 घंटा पहले। अब तक तो शायद पहुंच भी गए होंगे। गाड़ी रोक लो।
सरदार, आप इसे पुलिस से छुड़वाना चाहते थे, हम इसे ले आए, लेकिन ये हमारे साथ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि कल तक ये एक पुलिस वाला था, उस रास्ते का मुसाफिर जहां पर हमारे चारों तरफ फांसी के फंदे लटके हुए थे। हो सकता है कि इसका ईमान ना बदला हो। बात ठीक है सरदार, लाखन ठीक कहता है सरदार। हाँ सरदार, ये हमारे साथ नहीं रह सकता। नहीं रह सकता। आप मुझे अपने साथ रखो या ना रखो, ये दूसरी बात है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अब मेरा पुलिस से कोई वास्ता नहीं, मुझे अपने ही साथी समझो। ठीक है, लेकिन हमारा साथी बनने के लिए तुम्हें शपथ लेनी पड़ेगी। मुझे मंजूर है। मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूं काली मां, मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूं काली मां, कि कभी किसी कमजोर और गरीब पर, कभी किसी कमजोर और गरीब पर जुल्म नहीं होने दूंगा, जुल्म नहीं होने दूंगा। और जो लोग जुल्म करते हैं, मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। जिस आदमी का नाम जीवन था, वो कानून का रहनुमा बनकर जीना चाहता था, लेकिन कानून ने ही उसे गुमराह कर दिया। इसलिए मेरा नाम बदल दो सरदार। आज से तेरा नाम जीवा है। जीवा भैया की गोपाल, कहाँ है वो कमीना लाला और उसका बेटा? जी वो लड़की देखकर गए रहे, राजेश बाबू की शादी के वास्ते। कह देना उसे कि जागीर सिंह की टोली आई थी और सगाई वाले दिन फिर आएगी। लेकिन तिजोरी का माल तो लूट लें। नहीं सरदार, हम यहाँ लाला और उसके बेटे की जान लेने आए हैं। माल लूटेंगे तो उनकी आंखों के सामने। आज तक हम कहीं से खाली हाथ नहीं लौटे सरदार, और खाली हाथ आज भी नहीं जाएंगे। यहां से 3 कोस दूर प्लासी का चौधरी चुनाव जीतने की खुशी में जश्न मना रहा है, हम वहां जाएंगे। मोहे आई ना जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। मोहे आई ना जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए, कि घुंघरू टूट गए। अरे नारे भाया, अरे मन्ने गोली ना मार।
मत मार भाया, अरे मेरो क्या कसूर है? हाँ। नहीं, ना ना। तिजोरी खोल। हाँ। तिजोरी खोल। खोलू खोलू। हाँ, हाँ, खोलू। हाँ, जीवा, रुक क्यों गए जीवा? ये वो साहूकार है जिसने गरीबों का खून चूस चूस कर अपनी तिजोरी भरी है। हम तो गरीबों की अमानत लेने आए हैं। कहा वो लोग मेरा सूद नहीं उतार सकते? अरे कोड़ों और हैंटरों से उनकी चमड़ी उधेड़ दो। औरतों के जेवर, बच्चों के खिलौने, खलियान के अनाज, गाय बैल भैंस सब छीन कर ले आओ। अरे सांप के जहर से इंसान बच सकता है, लेकिन लाला के कर्ज और सूद से कभी नहीं बच सकता, समझे? मुझे मत बोलो। बढ़िया। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम लोग मत करो, हम तुम्हारा थोड़ा थोड़ा करके सिखा देंगे। अरे मत फेंको, अरे मत मारो, मेरे बेटे को मत मारो। ले जाओ इसे। लाला के कर्ज का ब्याज नहीं देता है। मैं लाला का कर्ज दे दूंगा। नहीं। जीवा भैया, बेटा, तो ठीक तो है ना? ने कितना मारा मेरे बेटे को, सत्यानाश हो जाए इसका। मेरे लाल, तुझे ज्यादा तो नहीं लगा? तुम लोग लाला का ब्याज वसूल करने आए हो और मैं इन गरीबों का बहा हुआ खून वसूल करने आया हूँ। मेरे लाल उठ। लाला लालचंद मुर्दाबाद, लाला लालचंद मुर्दाबाद, लाला लालचंद मुर्दाबाद, लाला लालचंद मुर्दाबाद, लाला लालचंद मुर्दाबाद। बेटे, ये बुढ़िया तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका सकती। भगवान करे मेरी उम्र भी तुमको लग जाए, तुमको लग जाए। जीवा ने मार मार कर मेरे आदमियों का बुरा हाल कर दिया है और आप कहते हैं कि घबराने की कोई बात नहीं। दरोगा जी, अब सवाल सिर्फ मेरे आदमियों की पिटाई का ही नहीं है, बल्कि मेरे बेटे की सगाई का भी है। कल मेरे बेटे की सगाई है और वो डाकू जागीर सिंह धमकी दे गया है कि वो सगाई के दिन जरूर आएगा। अगर वो आएगा तो फिर लौट कर नहीं जाएगा। लाला जी, आप हैं दुष्यंत सिंह जी, इस जिले के नए हाकिम। डाकू जागीर सिंह को पकड़ने के लिए खासतौर से बदली करा के यहाँ आए। हाँ चीफ साहब, बात यह है कि कल मेरे बेटे की सगाई है और वो डाकू मुझे मालूम है, मैंने आपकी दर्ज कराई रिपोर्ट पढ़ ली है। पढ़ ली है ना? जी हाँ, आप बेफिक्र होकर अपने बेटे की सगाई कराइए, पुलिस सब संभाल लेगी।
आप भी आइए ना। जी हाँ, जरूर आएंगे ना। जाऊंगा लाला जी। धन्यवाद। चला। क्यों गोपाल, ये खबर पक्की है? बिल्कुल पक्की है सरदार। दारोगा बहुत खुश होकर गांव वालों से कह रहा था कि लाला के बेटे की सगाई चूहेदानी में फंसने वाली रोटी की तरह है। जाकिर सिंह अगर आएगा तो जरूर। सरदार, हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। जानबूझकर अपनी जान को खतरे में डालने में कोई समझदारी नहीं है। डाकू समझदारी से नहीं, बहादुरी से काम करता है। इस वक्त तुम दोनों ठीक बोल रहे हो, लेकिन ये बाजी जीतने के लिए हमें समझदारी और बहादुरी दोनों से काम करना होगा। हम वहां जरूर जाएंगे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप लोगों में से लाला जी का होने वाला समधी कौन है जी? मैं हूँ। क्यों? नमस्कार। लाला जी के यहाँ डाकू जगीर सिंह ने आने की धमकी दिया ना, तो लाला जी ने हमको भेजा है आपको हिफाजत के साथ लाने के लिए। लाला के यहाँ डाकू जाकिर सिंह आने वाला है। शर्तिया आने वाला है साहब। तो फिर हम वहाँ नहीं जाएंगे। मगर हमें है ना हिफाजत के लिए सामान है। सब लोग तो उतर गए, अब मैं अकेला जाके क्या करूँगा? ओह समधी जी, आप बाहर नहीं ना जा सकते। क्यों? क्योंकि शगुन के लिए आपका वहाँ होना बहुत जरूरी है। अगर डाकू जाकिर सिंह ने मुझे पकड़ लिया तो? यूँ समझ लीजिए कि डाकू जाकिर सिंह ने आपको वाकई पकड़ लिया। वाह भाई वाह। अगर कुछ बोलने की कोशिश की ना तो गोलियां मार दूंगा तेनों। जैसे बोला वैसे ही करना। हाँ, हर कम मौका देख कर किया कर। उसके पीछे देख। लाला जी आइए समधी भाई, बहुत इंतजार करवाया आपने। आपकी तारीफ? तारीफ साड़ी की भाई। तारीफ तो उस रब की जिसने आपको बनाया, मुझको बनाया और सांड जैसे आपके समधी को बनाया। वैसे मैं इनके दूर का रिश्तेदार लगता हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप हमारे बेटे के होने वाले चचा ससुर हैं? नहीं, मैं ताऊ हूँ, ताऊ। एक ही बात है। मगर वो आपका हमारा वो होने वाला दामाद नजर नहीं आता किधर? आपका मतलब राजेश वो अपने कमरे में बन संवर कर तैयार हो रहा है। ओ पुत्र गोपी, गोपी पुत्र, तो जरा इनको सगुन की अंगूठी तो दिखा दे। लाला जी एक बात बताओ, ये आज मुंडे की सगाई में सब पुलिस वाले नाचने वाले हैं या कुछ टोटे शोटे का इंतजाम? टोटे? मैं समझा नहीं। समझा करे, कुछ जलवे शलवे, कुछ हंगामा शंगामा कुछ। उसका इंतजाम रात को किया है। रात को किया है।
राजेश मेरे बेटे, ये तुझे क्या हो गया है? तेरे को मुझसे कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं तुझे अमेरिका ले जाऊंगा, जापान ले जाऊंगा, लेकिन मरने नहीं दूंगा। मेरे लाल, तेरे लाला के होते हुए तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ नहीं कोई है। जीवन तुम? जीवन नहीं, जीवा, डाकू जीवा। पुलिस की वर्दी पहनते पहनते तुम पुलिस के दुश्मन कैसे बन गए? ये सवाल आप इस कमीने लाला से पूछिए, जिसकी आप रक्षा कर रहे हैं, जिसने मेरे माँ बाप को जिंदा जला दिया, जिसने पैसे के जोर पर कानून के तराजू को तलवार में बदल दिया। मैं तुम्हारे जज्बात को समझता हूं जीवन, लेकिन अब भी वक्त है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं अपने आप को कानून के हवाले कर दूंगा, मगर उससे पहले आप लाला को मेरे हवाले कर दीजिए। तुम जानते हो नामुमकिन है। नामुमकिन लफ्ज आपकी किताब में होगा। आप कब तक लाला की रक्षा करते रहेंगे? आज नहीं तो कल मैं इसे अपनी दिल की आग से राख कर दूंगा। ठहरो, तुम यहां से नहीं जा सकते। एसपी साहब, फायर करने से पहले एक बार चारों तरफ देख तो लीजिए। जागीर सिंह? एसपी साहब, आज अगर गोली चढ़ गई ना, तो न सिर्फ मुजरिम और कानून के मुहाफिज, बल्कि बहुत से बेगुनाह लोगों का खून बह जाएगा। इस बात पर गौर कीजिए और हमें चुपचाप यहाँ से जाने दीजिए। सरदार! पुलिस का रास्ता रोक दो। तूने पुलिस पर गोली क्यों चलाई? वो इसलिए, आज तक हम जहां भी डाका डालने गए वहां से कभी खाली हाथ नहीं लौटे। मैंने कम से कम एक खाकी वर्दी वाला तो मारा। जानता है तेरी इस हरकत ने सरदार का क्या हाल कर दिया है? जीवा भैया, जीवा भैया, सरदार की हालत बहुत खराब हो गई है, जल्दी चलिए, चलिए। जीवा, न जाने क्यों तुझे देखकर जिंदगी से नफरत नहीं होती। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत जुर्म किए बेटे, लेकिन पाप कोई नहीं किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी चिता को आग तू दे। बोल बेटे, मेरी ख्वाहिश पूरी करेगा बेटे?
खामोश क्यों है बेटे? तू एक डाकू की चिता को आग नहीं देना चाहता? ये बात नहीं है सरदार। मैं बहुत बदनसीब हूं, अपने माँ बाप की चिता को आग नहीं दे पाया। आज आप मुझे बेटा का दर्जा दे रहे हैं, मैं भला कैसे इनकार कर सकता हूं? तेरा लख लख शुक्र है ऊपर वाले, जिंदगी तूने मुझे डाकू की दी, मौत एक बाप की बख्श रहा है मुझे। तेरा इंसाफ तू ही जानता है। वो तो सब ठीक है, लेकिन आप इन सबको ये तो बता दो कि अब सरदार मैं हूं। आप खामोश क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? मर्द होकर सरदार की मौत पर औरतों की तरह आंसू क्यों बहा रहे हो? अरे कसम खाओ कि सरदार की मौत का इंतकाम लोगे। मैं उस दुष्यंत सिंह को कभी माफ नहीं करूंगा जिसकी गोली से सरदार की मौत हुई। मैं उसे वो जिल्लत दूंगा कि उसकी बाकी की जिंदगी एक मुर्दे की तरह कटे। जानना चाहते हो कैसे? उसकी एक जवान और खूबसूरत बेटी है। कमीने, मर्द होने का दावा करता है और नामर्दों वाली बात करता है। सरदार की मौत का बदला लेना है तो दुष्यंत सिंह से ले। उस मासूम लड़की का क्या दोष है? तेरी माँ को अपनी माँ कहूं, वो लड़की गई तेल बेचने और तेरी तू मेरे फैसले पे एतराज करने वाला होता कौन है? तुम्हारा फैसला सरदार के असूलों के खिलाफ नहीं हो सकता। सरदार के असूल सरदार के साथ खत्म हो गए। अब मैं यहाँ का सरदार हूँ, तुझे वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। हरगिज नहीं। अगर तुम सरदार के असूलों को नहीं मानते तो तुम हमारे सरदार नहीं हो सकते। तो क्या तू बनेगा हमारा सरदार? जुल्म को रोकने के लिए मैं ये भी करने को तैयार हूँ। सीधे से बोलना कि तू सरदार बनना चाहता है। अगर ये बात है तो आजा मैदान में। क्या है तुम लोगों को? सरदार की चिता अभी जलकर ठंडी भी नहीं हुई और तुम लोग सरदार बनने के लिए खून खराबे पर उतर आए। देखो, सीधी सी बात है, जिनके दिल में सरदार के उसूलों की इज्जत है वो जिया भैया के साथ होंगे, बाकी तुम्हारे साथ। ये बात ठीक है लाखन, ये मौका खून खराबे का नहीं। लाखन, तुम हमारे पुराने साथी हो, इसीलिए हमारे सरदार तुम हो। पापा, क्या हुआ पापा? कुछ नहीं। कुछ तो है पापा, बताइए ना प्लीज। मैं कल जीवन से मिला था। जीवन से? कैसा है वो? कैसा है पापा, बोलो ना। जिन हालात में मैं उससे मिला, उससे तो यही बेहतर था कि मैं उसे कभी मिला ही ना होता। जीवन अब डाकू जीवा बन गया है। पापा प्लीज ऐसा मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं कर रहा नीनू, सच कह रहा हूं। तुम्हें जीवन को हमेशा के लिए भुलाना होगा। मैं उसे नहीं भुला सकती पापा, आप कैसे भी करके उसे बचा लीजिए, प्लीज बचा लीजिए पापा। एक बात याद रखो नीनू, तुम्हारे प्यार की खातिर मैं अपने फर्ज को नहीं भुला सकता। जीवन से तुम्हारी शादी सिर्फ तय हुई थी। अगर तुम्हारी शादी उससे हो भी गई होती तो ये मजबूर बाप एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से
अपनी बेटी के सुहाग को खून से रंग देता। मुझे ये जानकर खुशी हुई पापा कि आपकी नजरों में अपनी बेटी से ज्यादा फर्ज की कीमत है। जीवन, जीवन। लोग अपने दुश्मन की चिता जलाते हैं, मैंने तुम्हारे लिए दिया जलाया है, और जहां ये दिया बुझ गया
जीवा, सरदार को मारने से पहले जरा इधर तो देख ले। अगर गोपाल की जिंदगी चाहते हो तो सरदार को छोड़ दो। ठीक है, पहले तुम गोपाल को छोड़ दो, फिर मैं लाखन को छोड़ दूंगा। ये तूने क्या किया मेरे दोस्त? तेरे ये कमजोर कांधे तेरे ये एहसान का बोझ कभी नहीं उठा पाएंगे। नहीं नहीं जीवा भैया, एहसान तो बड़े लोग किया करते हैं। मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, मतलबी आदमी हूँ जीवा भैया। हाँ, तुम जानते हो राखी नजदीक आ रही है। मुझे तुलसी के पास पहुंचना है। बेचारी मेरी बहन मेरी राह देख रही होगी। अच्छा जीवा भैया, अच्छा मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा गोपाल। चाचा, चाचा, मेरे भाई को बचा लो चाचा, मेरे भाई को बचा लो। मुझे छोड़ के नहीं जा सकता, मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे हर कदम पर हार और मौत हासिल हुई है। तुम्हारी मोहब्बत ने मेरी जिंदगी की हर खुशी छीन ली, मेरे माँ बाप छीन ली, ले दे के एक दोस्त रह गया था, आज वो भी छीन गया। तुम्हारा प्यार प्यार नहीं, अभिशाप है। मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ, चली जाओ, चली जाओ। बाधो, तुम जाकर चीता की तैयारी करो। जीवा,
अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, बाहर निकल आओ। जीवन, जीवन तुम यहाँ से भाग जाओ। मैं बैठी बंदूक चलाती रहूंगी और पुलिस को शक भी नहीं होगा कि तुम यहाँ से जा चुके हो। मैं डाकू हूँ, बुज़दिल नहीं। बहस मत करो जीवन। तुम्हें अपने इस प्यार की कसम जो तुमने अपने माँ बाप से किया, अपने दोस्त से किया था और नलिनी नाम की लड़की से किया था, अब अगर तुमने जरा सी भी देर की तो मैं सारी गोलियां अपने सीने में उतार लूंगी। चले जाओ जीवन। चारों तरफ फैल जाओ। ये तुमने क्या किया? वही जो आपकी बेटी होने के नाते मुझे करना चाहिए था। अगर आप अपने फर्ज की खातिर अपनी बेटी के होने वाले सुहाग का खून कर सकते हैं, तो क्या मैं अपने प्यार की खातिर उस खून को रोक नहीं सकती? मैं तो आप ही की दी हुई सीख पे चल रही हूँ। जीवा भैया, तुमने उस पुलिस ऑफिसर की बेटी को खरी खोटी सुनाकर अच्छा नहीं किया। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा माधव, मगर उस मासूम को अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए और कोई रास्ता भी तो नहीं था। तो फिर क्या तुमने उसे जानबूझकर? हाँ माधव, नलिनी के लिए जुबान से निकली एक एक गाली ने गोली बनकर मेरे दिल पर घाव कर दिए। मगर क्या करता, बेबसी प्यार की शर्त है और दर्द प्यार का ज़ेवर। मैं नहीं चाहता कि वो एक डाकू की विधवा बने। वो लड़की बड़ी अच्छी है, सच मानो तो उसकी बदौलत हम लोग बच गए, वरना उसका बाप हमें जरूर गिरफ्तार कर लेता। हाँ, दुष्यंत सिंह एक बहुत ही समझदार अफसर है, उससे बचना बड़ा मुश्किल है। और इससे पहले कि वो हम तक पहुंचे, मैं अपनी जिंदगी का रावण लाला की हस्ती मिट्टी में मिला दूंगा। लाला इस बात से पूरी तरह चौकस है, तभी तो उसके आसपास पुलिस का बंदोबस्त रहता है। मुझे मालूम है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों अपनी जान खतरे में डालो। मैं ये काम अकेले ही करूंगा। हमने लाखन को इसलिए नहीं छोड़ा था कि वक्त आने पर हम तुम्हें अकेला छोड़ दें। माधव ठीक कहता है जीवा। तो फिर एक काम करते हैं, छगन तुम माधव को लेकर अपने गांव नंदपुर चले जाओ और वहां धमाल कर दो। पुलिस को झूठी खबर मिलेगी कि नंदपुर गांव पर डाका पड़ा है, पुलिस वहां पहुंच जाएगी और मैं लाला के पास पहुंचकर उसे खत्म कर दूंगा। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। शाबाश छगन शाबाश। जब जीवा लाला तक पहुंचने के लिए जंगल से निकलेगा तब सरदार मेरा इनाम। ये क्या किया सरदार? जब ये कुत्ता जीवा के साथ गद्दारी कर सकता है तो हमारा वफादार कैसे बन सकता है? समझ गए ना?
जीवा, तुझे मारने के लिए अकेला मैं ही नहीं, मेरे सब साथी भी बेचैन हैं। जीवा, आज मैं तुझे तड़पा तड़पा कर कुत्ते की मौत मारूंगा। कुत्ते, खत्म कर दो उसे। जीवा, तेरे पीछे खाई है और आगे बंदूक की गोली, यानी के दोनों तरफ मौत ही मौत है। लाला, जीवा जो तुम्हारे जीवन पर मौत की मोल लगाने के लिए पैदा हुआ था, मेरे हाथों ऐसी मौत मरा है कि जिंदगी का देवता भी उसे दोबारा जन्म देते हुए 1000 बार सोचेगा। इसीलिए लाला तुम्हें 1000 नहीं 50,000 रुपया दे रहा है जीवा को कफन पहनाने के लिए। लो। लाला, कफन तो मौत को पहनाया जाता है, जिंदगी को नहीं। जीवा जिंदगी का दूसरा नाम है। आगे
मैं पुलिस को बुला लूंगा। नहीं है आगे नहीं। पकड़ो कुत्ते को। देख लाला देख, तेरा जुर्म, तेरी दरिंदगी आज तेरे ही सामने हैवान बनी तुझे नोच नोच कर खा जाने के लिए बेचैन है। जो तू इन्हें जिंदगी भर देता आया है, आज ये वही तुझे लौटाने आए हैं लाला। अपने भाई बहन के खून के कतरे, मेरे माँ बाप का बहा हुआ खून, जिन्हें तूने जिंदा जला दिया था, आज उन सब का हिसाब मैं तुझसे लेने आया हूं लाला। तुझे उन सब का हिसाब मुझे देना होगा। नहीं, आगे नहीं। देख, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ जीवन, मुझे माफ कर दे जीवा। बस कर, अब तो बहुत हो चुका है, बस कर। जीवन, कानून की अदालत में जीवा एक मुजरिम है, मगर इंसानियत की अदालत में उसके हर जुर्म के पीछे दरिंदों का जुल्म छुपा हुआ है। हर कानून वाला नहीं, पहले वो इंसान है, और इसलिए इंसानियत के नाते यह अदालत हालात को मद्देनजर रखते हुए मुजरिम जीवा उर्फ जीवन ठाकुर को 5 साल की सजा देती है।
और 5 साल के बाद रोज रोज आँखों तले, रोज रोज आँखों तले, ला 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 ला।